हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम उपस्थित हुए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर के साथ, जिसमें हम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपको OMR सीट पर फिल करने हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। इससे पहले आज का सुविचार। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अति महत्वपूर्ण वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? रामधारी सिंह दिनकर को कुरुक्षेत्र पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैथिली शरण गुप्त भारतेंदु युग के कवि हैं। द्विवेदी युग की समय अवधि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी शुक्ल युग के कवि हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन भी असत्य है। रामधारी सिंह दिनकर को कुरुक्षेत्र पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि किस पर मिला था? उर्वशी पर मिला था। किस पर मिला था? उर्वशी रचना पर। मैथिली शरण गुप्त भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग की समय अवधि 1850 से 1900 नहीं है, बल्कि 1900 से 1922 ईस्वी है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी शुक्ल युग के कवि है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ममता है, कफन है, इंदुमती है, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती, जिसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। ममता जयशंकर प्रसाद की कहानी है और कफन प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, इंसाल नखा हैं या सदा सुखलाल हैं। तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र। तो बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नीड़ का निर्माण फिर की विधा है। नीड़ का निर्माण फिर की विधा है। नीड़ का निर्माण फिर की विधा क्या है? उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है या जीवनी है? तो नीड़ का निर्माण फिर किसकी की विधा है? आत्मकथा। ये किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इन्होंने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर की लहरों पर किसकी रचना है? सागर की लहरों पर किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की है, रामचंद्र शुक्ल की है, भगवत शरण उपाध्याय की है या महादेवी वर्मा की है? तो सागर की लहरों पर किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग नाटक के लेखक हैं। अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती हैं, धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश हैं या जैनेन्द्र कुमार हैं? तो अंधा युग नाटक के जो राइटर हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता परख त्यागपत्र आदि उपन्यास के लेखक हैं। सुनीता परख त्यागपत्र आदि उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, महादेवी वर्मा हैं, प्रेमचंद हैं। तो सुनीता परख त्यागपत्र आदि उपन्यास किसके हैं? जैनेन्द्र कुमार के। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में हुई, 1900 में हुई, 1850 में हुई या 1800 ईस्वी में हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1800 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? ईराचंद जोशी हैं, रामप्रसाद निरंजनी हैं, महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में छायावादी युग की रचना है। निम्न में छायावादी युग की रचना कौन सी है? कामायनी है, साकेत है, वैदेही वनवास है या प्रिय प्रवास है? तो साकेत, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास तीनों कौन से युग की रचना है? तो तीनों द्विवेदी युग की रचना है। कौन से युग की है? द्विवेदी युग की रचना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कामायनी छायावादी युग की रचना है। और किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? निम्न में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? नंददास नहीं है, कृष्णदास नहीं है, नावादास नहीं है, कुंभनदास नहीं है। नंददास, कृष्णदास और कुंभनदास तीनों अष्टछाप के कवि हैं। तीनों अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कितने कवि थे? अष्टछाप में 8 कवि थे। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठल नाथ ने की थी, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। तो अष्टछाप के कवि इनमें कौन नहीं है? नावादास। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नावादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल और अष्टयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में रीति मुक्त कवि नहीं है। निम्न में रीति मुक्त कवि नहीं है। 3 रीति मुक्त कवि हैं और एक जो है रीति मुक्त कवि नहीं है। तो घनानंद नहीं है, आलम नहीं है, बोधा नहीं है। तो घनानंद, आलम, बोधा तीनों कैसे हैं? रीति मुक्त कवि हैं। तीनों रीति मुक्त कवि हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेनापति। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, सेनापति। सेनापति कैसे हैं? रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि हैं। कैसे कवि हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तार सप्तक का कवि नहीं है। निम्न में तार सप्तक का कवि नहीं है। तो कौन नहीं है? अज्ञेय नहीं है, मुक्तिबोध नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। तो तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों तार सप्तक के कवि हैं। दोनों तार सप्तक के कवि हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है तार सप्तक के कवि नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलदेव रासों के रचनाकार हैं। बीसलदेव रासों के रचनाकार कौन हैं? चंद्रवरदाई हैं, जगनिक हैं, दलपति विजय हैं, नरपति नालय हैं। तो बीसलदेव रासों के रचनाकार कौन हैं? बीसलदेव रासों के रचनाकार हैं नरपति नालय। हमारा नरपति होता है, नरपति नालय। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भक्ति काल की रचना है। निम्न में भक्ति काल की रचना कौन सी है? द्वापर है, आंसू है, कामायनी है या विनय पत्रिका है? तो निम्न में भक्ति काल की रचना कौन सी है? भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये तीनों कौन सी हैं? ये तीनों आधुनिक युग की हैं। कौन सी की हैं? आधुनिक काल की रचना है। ऊपर वाली तीनों रचनाएं आधुनिक काल की हैं और विनय पत्रिका भक्ति काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है ब्रज है, खड़ी बोली है, अवधि है या इनमें से कोई नहीं? तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है? अवधि। इधर से लगेगी मात्रा, ये टाइपिंग मिस्टेक से, अवधि। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में रचना की, लेकिन रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि है। और अगर आपसे पूछा जाए विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है, तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। इसके लिए अगर आपको रामचरितमानस या आपको ब्रज भाषा और अवधि भाषा के लिए आपको निकालना है, तो उसकी एक आसान सी ट्रिक है, जिन पर क्या लगी हुई है? ई की मात्रा लगी हुई है। गीतावली, कवितावली, तो ये सब किस में लिखी हुई हैं? ये सब ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं, केवल एक विनय पत्रिका को छोड़कर। विनय पत्रिका को छोड़कर जिन पर ई की दोहावली, कवितावली, गीतावली, जो तुलसीदास की रचनाएं हैं, वो सब कौन सी भाषा में लिखी हुई हैं? ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं, केवल विनय पत्रिका को छोड़कर। बाकी अतिरिक्त जो भी रचनाएं हैं वो अवधि भाषा में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि हैं। निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन हैं? मैथिली शरणगुप्त हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या धर्मवीर भारती हैं? तो निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि इनमें कौन से हैं? धर्मवीर भारती। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना रीतिकाल की है? कौन सी रचना रीतिकाल की है? रामचरितमानस है, सूरसागर है, बिहारी सतसई है या प्रिय प्रवास है? तो कौन सी रचना रीतिकाल की है? रामचरितमानस और सूरसागर दोनों कौन से काल की हैं? ये हैं भक्ति काल की। कौन से काल की हैं? भक्ति काल की हैं।
प्रिय प्रवास आधुनिक काल की है, प्रिय प्रवास आधुनिक काल की है। तो रीतिकाल की रचना कौन सी रही हमारी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहारी सतसई है रीतिकाल की रचना। कौन सी काल की है? रीतिकाल की रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? जायसी को कहा जाता है, महर्षि गुप्त को कहा जाता है, केशव को कहा जाता है, या घनानंद को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कहा जाता है केशव को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? यदि ये प्रश्न बनता है तो क्या कहेंगे? रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता के प्रस्तोता कौन है? नई कविता के प्रस्तोता कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, जगदीश गुप्त हैं, मुकुटधर पांडे हैं, या लोचन प्रसाद पांडे हैं? तो नई कविता के प्रस्तोता कौन है? नई कविता के प्रस्तोता या प्रवर्तक हैं जगदीश गुप्त। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा को कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में छायावाद की विशेषता है? निम्न में छायावाद की विशेषता है उपदेशात्मक वृत्ति, उपदेशात्मक वृत्ति, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, इतिवृत्तात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, या सौंदर्य एवं प्रेम। तो निम्न में छायावाद की कौन सी विशेषता है? छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता कौन सी है? भक्ति भावना है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, राजभक्ति की भावना है, या इतिवृत्तात्मकता? तो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता कौन सी है? इतिवृत्तात्मकता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की है, बालमुकुंद गुप्त की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या अंबिका दत्त व्यास की है? तो शिव शंभू के चिट्ठे रचना है बालमुकुंद गुप्त की। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इको यणचि किस संधि का सूत्र है? इको यणचि किस संधि का सूत्र है? वृद्धि संधि का है, अयादि संधि का है, यण संधि का है, या दीर्घ संधि का है? तो इको यणचि किस संधि का सूत्र है? इको यणचि यण संधि का सूत्र है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाकृति का संधि विच्छेद होगा। लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा? लाधन कृति होगा, लाधन आकृति होगा, लधन कृति होगा, या लधन आकृति होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। लाकृति का संधि विच्छेद कौन सा होगा? लृ धन आकृति। इसमें कौन सी संधि है? इसमें कौन सी संधि है? इसमें है यण संधि। कौन सी संधि का उदाहरण है ये? यण संधि का उदाहरण है ये। क्वेश्चन वेरी वेरी IMPA काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। निम्न में वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। महोग नहीं है, सदैव नहीं है, मतैक नहीं है, पावक नहीं है। तो महोग, सदैव और मतैक के तीनों में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तीनों में वृद्धि संधि है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पावक। पावक में कौन सी संधि है? पावक में है अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण है। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? षडानन है, पंचानन है, दशानन है, या पंचवटी है? तो षडानन, पंचानन और दशानन तीनों में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 वटों का समाहार, यानी 5 वटों का समाहार। तो यहाँ हो गया कौन सा? पंचवटी में द्विगु समास हो गया। और षडानन में होगा 6 हैं मुख जिसके अर्थात कार्तिकेय, 5 हैं मुख जिसके अर्थात शंकर जी, या हम शेर को भी कहते हैं। दशानन 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। तीनों एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिन रात में समास होगा, दिन रात में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या तत्पुरुष होगा? तो द्विगु समास में कौन सा, दिन रात में कौन सा समास होगा? दिन रात में समास होगा द्वंद्व। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा दिन रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकमल में समास होगा, नीलकमल में समास होगा, नीलकमल में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय समास होगा या द्वंद्व समास होगा? तो नीलकमल में समास होगा कर्मधारय। कौन सा समास होगा? कर्मधारय। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदी के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारी गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सो निमुनि वृंद सुखारी में कौन से रस का उदाहरण है? करुण रस का उदाहरण है, हास्य रस का उदाहरण है, रौद्र रस का उदाहरण है या श्रृंगार रस का उदाहरण है? विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी महामुनि नारी दुखारी गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सो निमुनि वृंद सुखारी। कौन सा उदाहरण होगा इसमें? हास्य रस का उदाहरण। कौन सी रस का उदाहरण है ये? हास्य रस का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी ना थे लाज के बोल खिले थे चुंबन शून्य कपोल में कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा, करुण रस होगा, रौद्र रस होगा या श्रृंगार रस होगा? या श्रृंगार रस होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें कौन सा रस होगा? इसमें होगा करुण रस। ये उदाहरण किसका है? करुण रस का। अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ। कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमण यहाँ व्योम सिंधु सख देख तारक बुदबुद दे रहा में छंद होगा। में कौन सा छंद होगा? लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमण यहाँ व्योम सिंधु सख देख तारक बुदबुद दे रहा में कौन सा छंद होगा? सोरठा होगा, दोहा होगा, रोला होगा या चौपाई होगा? तो इसमें कौन सा छंद होगा? इसमें होगा सोरठा छंद। कौन सा छंद होगा? सोरठा छंद होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि नहीं है, उदधि नहीं है, पयोधि नहीं है, बारिद नहीं है। तो निम्न में समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलधि भी समुद्र का पर्यायवाची है, उदधि भी समुद्र का है और पयोधि भी समुद्र का पर्यायवाची है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बारिद। बारिद किसका पर्यायवाची है? बारिद बादल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? बादल का। इसके लिए एक आसान सी ट्रिक होती है। तो जल के पर्यायवाची तो आप सभी को याद ही होते हैं, जैसे बारी, तोय, अम्बु, पय। तो इन सब में अगर हमने क्या लगा दिया? धी लगा दिया। इनके लास्ट में अगर हमने क्या लगा दिया? धी लगा दिया। तो उससे किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? धी लगाने से बन जाते हैं समुद्र के पर्यायवाची, यानी पानी के पर्यायवाची आप याद कर लीजिए। उसके बाद आपको समुद्र के और बादल के पर्यायवाची याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल किसके पर्यायवाची याद कर लीजिए? पानी के। तो पानी के पर्यायवाची में आप धी लगा दीजिए, क्या सब क्या हो जाएंगे? समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे जल में धी लगा दिए, जल्दी हो गया। उदध में धी लगा दिया, उदधि हो गया। पय में धी लगा दिया, पयोधि हो गया। बारी में धी लगा देंगे, बारिधि हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण बना सकते हैं। और अगर हम उसमें क्या लगा दें? पानी के पर्यायवाची में अगर हम क्या जोड़ दें? द। क्या जोड़ दें? द। तो सब किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे ये उदाहरण दिया है, बारी में, बारी किसका पर्यायवाची है? पानी का। हमने द जोड़ दिया तो किसका हो गया? बादल का। और जलद, जल में हमने अगर द जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? जलद, बादल का हो जाएगा। पय में दा जोड़ दिया, पयोध, तो किसका हो गया? बादल का हो जाएगा। इसी प्रकार से पानी के
पर्यायवाची में धी जोड़ने पर समुद्र का और दा जोड़ने पर बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। इंद्र का पर्यायवाची नहीं होगा, इंद्र का पर्यायवाची होगा, इंद्र का पर्यायवाची होगा। महेश होगा, गणेश होगा, सुरेश होगा या रमेश होगा। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? महेश किसका पर्यायवाची है? महेश शिव का पर्यायवाची है। और गणेश लंबोदर कृष्ण। और इंद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? सुरेश। कौन सा होगा? सुरेश। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरधन ईश, अर्थात सुरों का देवता कौन होता है? सुरों के देवता इंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दिन का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में दिन का पर्यायवाची नहीं है। दिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दिवस नहीं है, बासर नहीं है, प्रभान नहीं है या कर नहीं है। तो दिन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दिवस भी दिन का पर्याय है, बासर भी दिन का पर्याय है और प्रभान भी दिन का पर्याय है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रभाकर किसका पर्याय है? प्रभाकर कहते हैं सूर्य के लिए। प्रभाकर किसे कहते हैं? सूर्य के लिए। तो अगर दिन के पर्यायवाचियों में हम कर जोड़ते हैं तो कर जोड़ने पर किसका पर्याय बन जाता है? जैसे दिवाकर, दिवा किसे कहते हैं? दिन के लिए, और हमने कर जोड़ दिया तो किसका बन गया? सूर्य का पर्यायवाची बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? ज्येष्ठ है, अट्टालिका है, सत्य है या धुआं है। तो ज्येष्ठ, अट्टालिका और सत्य तीनों कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तीनों तत्सम शब्द हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धुआं। धुआं का तत्सम क्या होगा? धुआं एक तद्भव शब्द है और धुआं का तत्सम होता है धूम्र। धुआं का तत्सम क्या होता है? धूम्र। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खीर का तत्सम होगा। खीर का तत्सम होगा। खीर का तत्सम नीर होगा, क्षीर होगा, क्षीर होगा या पीर होगा। तो खीर का तत्सम क्या होता है? क्षीर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर बापाए बौराए में कौन सा अलंकार होगा? में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा या यमक अलंकार होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? ये कौन से अलंकार का उदाहरण है? ये यमक अलंकार का उदाहरण है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और प्रत्येक बार अर्थ उसका क्या हो? अर्थ अलग हो। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां अलंकार होता है यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापस बालासी गंगा कूल में कौन सा अलंकार होगा? तापस बालासी गंगा कूल में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा अलंकार। इसकी पहचान के लिए आप क्या देखेंगे? सी शब्द लगा हुआ है। कौन सा शब्द लगा हुआ है? सी। जहाँ सा, सी, से आदि शब्द होंगे वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, यानी किसी की तुलना की जाए। गंगा की तुलना किससे की गई है? तापस वाला से। स्वागत में कौन सा उपसर्ग हुआ है? स्वागत में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? सु है, सु है, स्व है या गत है। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्वागत में उपसर्ग लगा है सु। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, सु प्लस आगत। सु प्लस आगत से बना है स्वागत। सु प्लस आगत से क्या बना है? स्वागत। तो सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, और वीडियो के लिए अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुत्व में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बंधुत्व में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बंधुत्व में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, त्व का हुआ है, ता का हुआ है या बंधु का हुआ है। तो बंधुत्व में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बंधुत्व में प्रयोग हुआ है त्व
प्रत्यय का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका कंदुकेन क्रीडति का हिंदी अनुवाद होगा। बालिका कंदुकेन क्रीडति का हिंदी अनुवाद होगा, क्या होगा? लड़कियां गेंद से खेलेंगी, लड़की गेंद से खेलती है, लड़कियां गेंद से खेलती हैं, या लड़कियां गेंद से खेली। तो बालिका कंदुकेन क्रीडति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बालिका कंदुकेन क्रीडति का हिंदी अनुवाद होगा लड़की गेंद से खेलती है, लड़की गेंद से खेलती है। कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी लट लकार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सब विद्यालय गए, वे सब विद्यालय गए का संस्कृत अनुवाद होगा। वे सब विद्यालय गए का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? आवाम विद्यालयम आगच्छत होगा, ते विद्यालयम अगच्छन होगा, वयम विद्यालयम गच्छामः होगा, अहम विद्यालयम गच्छामि होगा। तो वे सब विद्यालय गए, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? कौन से का है? वे सब विद्यालय गए, यानी पास्ट टेंस का है। यानी कौन से टेंस का है? पास्ट टेंस, यानी लंग लकार। संस्कृत में कौन से लकार का है? लंग लकार का। कौन से लकार का है? लंग लकार, पास्ट टेंस का है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ते विद्यालयम अगच्छन, ते विद्यालयम अगच्छन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति का हिंदी अनुवाद होगा। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति का हिंदी अनुवाद होगा मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति का हिंदी अनुवाद होगा वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या वृक्ष से पत्ते गिरेंगे। कौन से कारक का उदाहरण है? इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। कौन से कारक का? अपादान कारक का। जब कोई चीज़, कोई वस्तु अपने से दूर जाती है तो वहाँ कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। तो वृक्षात, पत्ते कहाँ हो रहे हैं? वृक्ष से दूर जा रहे हैं, दूर गिर रहे हैं। वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात पत्राणि पतन्ति यानी बहुत से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वृक्षात पत्राणि पतन्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्यतु किस लकार का रूप होगा? पश्यतु किस लकार का रूप होगा? लोट लकार का होगा, लट लकार का होगा, बिदलिंग का होगा, या लट लकार का होगा? तो पश्यतु किस लकार का रूप होगा? पश्यतु रूप होगा लोट लकार का। लोट लकार के मतलब आज्ञार्थक, आज्ञार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? बालकेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? पंचमी एक वचन का रूप है, षष्ठी बहुवचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, या सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है? तो बालकेषु किस विभक्ति या वचन का रूप है? बालकेषु है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्मै किस विभक्ति वचन का रूप है? तस्मै किस विभक्ति वचन का रूप है? द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, तृतीय विभक्ति एक वचन का है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है, या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का है? तो तस्मै किस विभक्ति और वचन का रूप है? तस्मै है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसिष्यथा किस लकार का रूप होगा? हसिष्यथा किस लकार का रूप होगा? लट लकार का रूप होगा, लट लकार का रूप होगा, बिदलिंग लकार का रूप होगा, या लंग लकार का रूप होगा? तो हसिष्यथा किस लकार का रूप होगा? हसिष्यता होगा लट लकार का रूप। कौन से लकार का होगा? लट लकार का रूप। लट लकार अर्थात भविष्यत काल, लट लकार मतलब भविष्यत काल। कौन सा? भविष्यत काल का रूप होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
तो वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।